आज आपका टॉपिक है, आप थर्ड यूनिट का 3.4 है आई थिंक। यस, थर्ड यूनिट में आपका 3.1 है या मैं वो शीट ही पता नहीं। चलिए ठीक है, आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन साइकी। एक सेकंड मैं इसको चेक कर लूं, एक सेकंड। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन साइकी, ठीक है। आज का आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन साइकी। अभी हमने साइकोलॉजी का मीनिंग, उस दिन हमने बात की थी साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी का क्या अर्थ है, ठीक है। तो साइकोलॉजी का अर्थ हम सब ने समझा था कि साइकोलॉजी क्या है। मनोविज्ञान में अगर मनोविज्ञान का अगर आप अर्थ देखें तो साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉजी, ठीक है। जिसका मीनिंग क्या है, आत्मा का अध्ययन करना। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन साइकी, मतलब मानव विकास की अवधारणा, या कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब किस तरह से मानव या मन का विकास किस तरह से होता है। तो ये आपका जो देखेंगे, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी मन के या मानस विकास की अवधारणा को फ्राइड और युग ने बताया है, ठीक है। इसमें साइकोलॉजिस्ट हैं फ्राइड और युंग, उन्होंने मानस विकास की अवधारणा के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फ्राइड, क्योंकि फ्राइड सबसे प्राचीन है इसमें, और उनका हर उसमें युग में, आधुनिक युग में भी उनका जो ये मत है या उन्होंने जो बताया है मानव विकास के बारे में, वो सभी ने उसको से एग्री किया है। तो फ्राइड ने व्यक्तित्व की जो संरचना बताई है मानस विकास की, उसको देखो तो उन्होंने उसके 3 तंत्र बताए हैं कि व्यक्तित्व का जो गठन है वो 3 तंत्रों के माध्यम से है, 3 लेवल पर होता है। सबसे पहला उन्होंने बताया आईडी, जिसे बोलते हैं इदम, और सेकंड बताया उन्होंने अहम, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में ईगो, और थर्ड है परम अहम, जिसे बोलते हैं सुपर ईगो। ये तीनों ही क्या है, हमारी घने मतलब मिली हुई है आपस में, और ये अंत्यक्रिया है, आपस में अंत्यक्रियाएं करती हैं, ये इंटरकनेक्टेड मानी गई है। जो मानस विकास की अवधारणा है अकॉर्डिंग टू फ्राइड, इसको देखो तो उन्होंने इसको 3 लेवल्स पर बताया कि जो व्यक्तित्व का जो विकास है। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, मेरे को सब लोग लिखने में लग रहे हैं, आप मेरा ही लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना? क्या लिख रहे हैं आप लोग? नोट्स बन रहे हैं ना मैम, फिर मिस हो जाते हैं चीजें। अच्छा, तो मतलब थोड़ा मुझे भी अटेंशन दो कि मैं बोल रही हूँ तो आप वही सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है आप कोई और लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। नहीं। चलिए ठीक है, इट्स ओके, आप लोग कर सकते हैं। तो फ्राइड ने जो 3 लेवल्स बताए हैं, इदम, अहम और परम अहम, ठीक है। इदम को इंग्लिश में, इदम को क्या बोलते हैं, आईडी, अहम को बोलेंगे ईगो, और परम अहम को बोलेंगे सुपर ईगो। अब इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप अभी लिखना बंद कर दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जो इदम है ना, फर्स्ट स्टेज जो मानी है, ये क्या है, इसको आप कैसे मानेंगे, जैसे ये जन्मजात होती है, जैसे एक छोटा बच्चा, ठीक है। जो इदम वाली स्टेज होती है मानस विकास की, वो कौन सी स्टेज होती है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसको अपनी अपनी हर चीज को पूरा करना है, हर जिद को उसको पूरा करना है एनी हाउ, वो किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, उसको सिर्फ अपने संतोष, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसको वो चीज चाहिए। जैसे आप देखो, एक छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं पता है कि आप पार्टी में जा रहे हैं, या आप कहीं बाहर हैं, आप मीटिंग में हैं, आप जॉब पर हैं, आप कॉलेज में, आप ऑफिस में हैं, उसको जो जिद करनी है, जो उसकी एक्टिविटीज हैं, वो वैसे ही रहती हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग ढलना होता है। तो आईडी क्या है, जो इदम है वो क्या है, वो एक शिशु के समान है,
और जो अहम है वो क्या है, वो एक ग्रोइंग पर्सनालिटी है, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं। और परम अहम क्या है, परम अहम है जो सुपर ईगो मानी गई, वो कैसे, जैसे हमारे पेरेंट्स और गुरुजन। क्लियर? तो 3 स्टेजेस को इन्होंने, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में क्या समझाया कि जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है जिसको अपनी जिद पूरी करनी है, वो ये नहीं देखता कौन सी जगह पर है, किन हालात में है, वो चीज पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन वो उस जिद में लगा हुआ है। क्लियर? अहम क्या है, जिसमें हम सोच समझकर सामाजिक दृष्टिकोण को अपने सामने रख के हम उसके अकॉर्डिंग जब व्यवहार करते हैं। और परम अहम क्या है, जिसमें हमारे आदर्श और प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है? तो फ्राइड ने ये 3 अवधारणा बताई है। अब इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। जो जो आईडी है, इदम को हम सबसे पहले समझेंगे कि जो आईडी है उसको हम किस तरह से बता सकते हैं। फ्राइड ने क्या बोला है कि ये सबसे पुराना और पुरातन माना गया है आईडी को, क्योंकि ये जन्मजात है, वंशानुगत होती है। ये हमारी बहुत सी पीढ़ियों के बाद जो एक व्यक्तित्व बन के आता है, जिसके साथ हम जन्म लेते हैं, ये वो वाली स्टेज होती है इदम की। ठीक है? इसमें इन्होंने क्या बताया है, कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां होती है इसमें, जो इदम होता है, जो जो आईडी है, आईडी का जो आप देखो जो उद्भव है, कैसे पैदा हुआ है, ये एक मानसिक सच्चाई बोली गई है। ये एक स्टेज ऐसी है कि जिसमें सिर्फ सुख प्राप्ति की ही इच्छा है। ठीक है? ये सुख प्राप्ति के लिए होता है, बहुत ही ज्यादा आवेग और अविवेकी स्टेज होती है ये मानव विकास की, बहुत आवेगी और अविवेकी। आवेगी क्या होती है कि जिसमें बहुत आवेग है, जैसे एक खौलती हुई कढ़ाई होती है ना तेल की, कि जिसमें आपको कुछ भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो तेल खौलता रहेगा। तो ये वही स्टेज है कि अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे या उनको आप रोकोगे, तो ये रुकने वाले नहीं है। आईडी, इसको ये वाली स्टेज बोला गया है मानव विकास की। ठीक है? और इसमें कौन कौन से, इसके उद्भव के बाद ये क्या क्या चीजें इसमें पैदा होती है, ये बहुत ही अस्पष्ट है और अव्यवस्थित है, ये जो स्टेज होती है आईडी की। ठीक है? और ये आंतरिक जगत का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारे जो अंदर होता है, जो अंदर चलता है। ठीक है? हम जिसको, मतलब एक बच्चा होता है ना, जिसको अगर अपनी जिद पूरी करनी है तो वो किसी भी चीज को नहीं सोचता कि उस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, या कहाँ जगह पर है, कब रोना है, कब हंसना है, कब चीज को मांगना है। ये मन की वही स्थिति है। इसमें सिर्फ सुख प्राप्ति की इच्छा है, इसको में सिर्फ सुख चाहिए किसी भी तरह से, इसीलिए इसको अव्यवस्थित बोला गया है। ये ना, ये किसी भी समय, भूतकाल या किसी भी भविष्य से किसी से जुड़ा हुआ, बंधा हुआ नहीं है। ठीक है? तो फ्राइड ने क्या बोला है कि यह जीवन और मृत्यु दोनों प्रवृत्तियों का मूल केंद्र माना गया है आईडी को। ठीक है? इसमें इन्होंने क्या बोला है कि इसी का जो मतलब आईडी में कैसी और कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, कि सब, एक तो ये इसमें क्या बोला, जो हमारे अनुभव होते हैं वो बहुत ही गहरे रूप में होते हैं। जो हमारे अनुभव है, वंशानुगत जो चीजें, जैसे जन्म के समय क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसको कुछ नहीं पता कि उसने कहाँ जन्म लिया है, कौन पेरेंट्स है, किसके साथ उसको रहना है, या उसको क्या बिहेव करना है। उसने सिर्फ एक जन्म ले लिया, जो उसकी प्रतिक्रियाएं हैं बस वो पूरी होनी चाहिए। ऐसे ही तो होता है बच्चे के साथ। धीरे धीरे जब वो बढ़ता है, तब उसको समझ में आता है कि वो किस समाज में है, किस परिवार में है, किस तरह के संस्कार के बीच में उसको रहना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आईडी जो है लैंगिक और आक्रमणात्मक प्रवृत्ति होती है, कि इसको अपनी जो सेक्सुअल इच्छाएं होती हैं वो पूरा करना है, और ये किसी भी हद तक जाकर अपनी इच्छाओं को, चाहे वो लैंगिक है और चाहे वो आत्मिक संतोष के लिए है, उसको पूरा करने के लिए ललायत रहेंगी हमेशा। और अपनों से संबंधित, ये सिर्फ अपने से ही संबंधित वास्तविकता को जानता है, इसके लिए और कोई चीज मैटर नहीं करती इस स्टेज में। ये मन की वो स्थिति है कि सिर्फ वो अपने आप से ही जुड़ा हुआ है, उसे सिर्फ अपने सुख को ही पाना है। ये सिर्फ सुख से जुड़ा है, कोई सिद्धांत इसमें नहीं है, कोई आदर्श इसमें नहीं है, ये किसी से जुड़ा हुआ, बंधा हुआ नहीं है, इसको आप रोक नहीं सकते। ये अविवेकी है, अव्यवस्थित है। ठीक है? विषय सामग्री, इसमें किसी, मतलब जो विषय, इसकी जो इसमें एक चीज क्या बोलेंगे कि जो इदम का जो संबंध माना गया है ना, वो सिर्फ सुख सिद्धांत है, इसमें कोई और सिद्धांत लागू नहीं होता। वो सुख चाहे आपके हित में है और चाहे आपके अहित में है, उसको इस चीजों से कुछ लेना देना नहीं है।
जैसे छोटा बच्चा अगर छत पे खेल रहा है, अगर वो छत से कूदने के लिए बात करेगा तो उसको नीचे कूदना है, वो भागता ही तो है, हम ही तो रोकते हैं कि नीचे गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हम किस स्टेज में, हम सेकंड स्टेज में। अहम, इदम की स्टेज क्या है? वो छोटे बच्चे की स्टेज है। सेकंड उन्होंने बोला है इसमें, ये अस्थिर और अचंचल स्थिति होती है मानव विकास की, ठीक है। और काम वासना तथा हिंसा को, हिंसा की जो इच्छाएं हैं वो इसमें तृप्ति के लिए हमेशा रेडी रहती है, ठीक है। तुरंत संतुष्टि के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये जो इदम है वो कौन सी स्टेज मानी गई है? जिसमें आपने को सोचने समझने की भी शक्ति नहीं होती, ठीक है। फ्राइड ने बोला है सेकंड इसमें, जो इदम की जो विषय वस्तु बताई है वो क्या है? इसमें किसी प्रकार की नैतिकता का मूल्य नहीं लागू होता, ठीक है। और इसमें इच्छाएं बार बार उठती रहती हैं, आप शांत करते रहोगे वो उठती रहेंगी, शांत करते रहोगे उठती रहेंगी, उसे अपने अच्छे बुरे का कोई एहसास नहीं है। सेकंड स्टेज उन्होंने बताई है इसमें ईगो की, अहम। अहम को हम कैसे मानेंगे? अहम के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि अहम व्यक्तित्व का वह भाग है जो बाह्य जगत से, वास्तविकता से संपर्क करता है। जो अहम है वो क्या चीज है? जो बाह्य जगत है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। इदम क्या था? आंतरिक अंतःक्रिया से संबंधित था, ये बाह्य जगत से संबंधित है जिसमें हम बाहरी चीजों से जुड़े होते हैं। और ये व्यक्तित्व का केंद्र माना गया है, ठीक है। और ये सुख प्राप्ति इसमें नहीं है, इसमें क्या है? ये ईगो, सॉरी, जो ईगो है वो अहम जिसको हम बोलते हैं, वो इदम और परम अहम के बीच का ब्रिज माना गया है, जो दोनों में संतुलन पैदा करता है। समाज के साथ किस तरह से रहना है, मन का ये सेकंड स्टेज बोला गया है विकास की, जिसमें क्या है? ये कहां से पैदा होती है? इदम से ही निकला है ये अहम, आईडी से ही अहम विकसित हुआ है। क्यों? क्योंकि अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के लिए जो मन है, जो इदम है, आईडी, वो क्या करता है? वो दो तरह की प्रक्रिया करता है। एक तो उसको तुरंत उसमें सुख प्राप्ति चाहिए, ठीक है। और इदम से ही निकलता है क्या फिर? जब सुख प्राप्ति नहीं होती। दो तरह की प्रतिक्रियाएं बताई मैंने, एक तो बताया मैंने रिफ्लेक्ट, एकदम से रिफ्लेक्ट एक्शन जो होता है। जैसे अगर मैं किसी चीज को कंटिन्यूसली देख रही हूँ, मैं किसी चीज को 1 घंटे से 1 घंटा तो नहीं, 10 मिनट से कंटिन्यूसली देख रही हूँ, तो मेरी आंखों में एक चुभन महसूस होगी। जब वो चुभन महसूस होती है तो क्या होता है? अचानक मेरी पलक झपक जाती है, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी है? ये रिफ्लेक्ट एकदम से, मतलब जो क्विक होने वाली जो प्रतिक्रिया है, जैसे छींकना है, खांसना है, पलक झपकाना है, इनको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्ट एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमारे तुरंत सुख प्राप्ति के लिए होता है। जैसे कि मैं किसी चीज को, मैंने भी बताया कि मैं किसी चीज को देख रही हूँ तो पलक झपक गई, या मैं बोलते बोलते मुझे खांसी आ गई, ये अंत्यक्रिया है। इसका सेकंड क्या है? जो हम चीजें सोचते हैं, सेकंड इन्होंने क्या बताया है? प्राइमरी प्रोसेस बताया है। इदम जो है वो अपनी सुख प्राप्ति के लिए दो तरह की प्रतिक्रिया करता है, एक तो रिफ्लेक्ट एक्शन और एक होता है इसमें प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे अंदर चलती रहती हैं, उनको पूरा करने के लिए जब हम दिन भर कुछ चीजें सोचते हैं ना, जैसे कि हम कोई बात सोच रहे हैं कि हमें अपनी कोई इच्छा को पूरा करना है, सोचते सोचते हम सो गए, सोते वक्त हमें सपने में भी वही चीजें दिखने लग जाती है। ऐसा होता है? जब हम सोचते हैं कोई चीज और सोचते सोचते सो गए तो वही चीज हमें सपने में दिखने लग जाती है, लेकिन वो क्या है? वो सिर्फ सपने में ही हमें उसने सुख दिया, असलियत में जब हम जागते हैं तो वो हमारे सामने नहीं होती। तो इससे क्या पैदा होता है? इससे अहम का जन्म होता है, जो एक थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होता है इसमें। आपको क्लियर हुआ? क्लियर मैम हुआ? ये जो 2 एक्शंस बताए आपने, प्राइमरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन, हाँ, ये है और आईडी के ईगो के हैं ये? नहीं नहीं, ये आईडी के हैं, इदम के। ठीक है मैम, ठीक। देखिए, एक बार मैं शॉर्टली फिर से बताती हूँ। जो 3 स्टेजेस बताई हैं, 3 गठन के तंत्र बताए हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी क्या है? इदम। इदम के बारे में जो हमने बात की, इदम क्या है? एक छोटे बच्चे के समान है, ठीक है। जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी जिद पूरी करनी है एनी हाउ, वो ना कोई
जगह देखता है, ना स्थिति देखता है, ना परिस्थितियां देखता है, ना समाज, वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। ये पूरी तरह से कैसे, जैसे एक छोटे बच्चे को आप अपने अकॉर्डिंग नहीं ढाल सकते, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल चेंज करना होता है। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो मन की वही स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? जब जो जन्मजात है, ठीक है, जो वंशानुगत है, पीढ़ियों का जो हजारों पीढ़ियों के अनुभव से जो हमें एक व्यक्तित्व मिला है, और ये मन की अंत्यक्रिया मानी गई है। अंत्यक्रिया क्या है कि अंदर ही अंदर चलता रहता है। ये किसी भी तरह से आप इसको बांध नहीं सकते। जैसे एक छोटे बच्चे की जिद के सामने आप कुछ भी कर लीजिए, आपको उसकी जिद माननी ही पड़ेगी, चाहे आप उसको किसी भी तरह से मनाएं, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझता। चाहे आप कहीं भी बाहर हैं, घर में हैं, तो मन की ये वही विकास की वही फर्स्ट स्टेज मानी गई है। और इसको क्या बोला है फ्राइड ने? ये बिल्कुल अव्यवस्थित और अस्थिर है, ठीक है। इसमें सिर्फ सुख प्राप्ति का सिद्धांत है। ये ना दुख को जानता है, ना सुख के बाद वाले दुख को जानता है, ना ही उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आई है, ये किसी चीज से नहीं बंधा हुआ है। ये वो स्टेज है मन की, ठीक है। और ये सुख प्राप्ति के लिए दो तरह से क्रिया करता है। सबसे पहला इसमें बोला है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको सहज क्रिया बोला गया है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सहज क्रिया, ठीक है। यह, और सेकंड है प्राइमरी क्रिया, प्राथमिक क्रिया जिसको बोलते हैं, प्राइमरी प्रोसेस। जो सहज क्रिया है वो जन्मजात और स्वचालित होती है। जैसे हल्के से कुछ भी प्रॉब्लम होने से आपको, जैसे मैंने अभी आपको पलक झपकाने का एग्जांपल दिया, खांसी आना, छींकना, पलक झपकाना, ये इसके उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये जन्मजात है, ये इंटरनल होते हैं, इनको हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। दूसरा जो प्राथमिक प्रक्रिया है, प्राथमिक प्रक्रिया में उन्होंने क्या बताया? जैसे तनाव दूर करने के लिए हम कुछ भी सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं। जैसे अपने आप को, अगर हम कभी स्ट्रेस में होते हैं, किसी चीज से परेशान होते हैं, तो हम अपने मन को मोड़ देते हैं और किसी अच्छे ख्याल में जैसे ही लगाएंगे, और उसमें लगाते लगाते हमारी आंख लग गई, हम सो गए, तो जैसे हमें स्वप्न आते हैं, ठीक है। तो सपने में क्या है? हम उस चीज से खुशी मिली, लेकिन जब हम उठे तो वो चीज एज इट इज है। तो ये मन की प्रक्रिया है दो तरह से, ठीक है ना। और जब कई बार क्या होता है कि हम उसकी इमेज अपने माइंड में बना लेते हैं, जो इच्छाएं हमारी है उसकी इमेजिनेशन करनी शुरू कर देते हैं। तो उसको इन्होंने क्या बोला है कि जो स्वप्न है वो किसी न किसी रूप में इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। तो फ्राइड के अनुसार जो इदम है वो एक मनोवैज्ञानिक कार्य, इच्छा उत्पन्न करना है। मतलब फ्राइड ने क्या बोला है कि इदम एकमात्र मनोवैज्ञानिक कार्य इच्छा उत्पन्न करना है। जो इदम का जो कार्य है वो क्या है? मन में इच्छाओं को पैदा करना है। और जब ये इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती, ठीक है, या पूरी तरह से विकसित नहीं होती, तो फिर क्या होता है? फिर एक मानसिक प्रक्रिया विकसित होती है। जब हम एक इच्छा को पूरा नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है? एक दूसरी मानसिक प्रक्रिया साथ साथ चलती है। तो उसको फ्राइड ने क्या बोला है? ये सेकेंडरी प्रोसेस का नाम दिया है, गौण प्रक्रिया। और इसी के साथ व्यक्ति का अहम, मतलब दूसरा तंत्र उसके अंदर विकसित हो जाता है। जैसे अगर आपको कोई चीज नहीं मिली तो उस चीज को पाने के लिए आपने पूरे प्रयास कर लिए, वो तब भी आपको नहीं मिली, तो आपके अंदर क्या आएगा? एक सहज भाव आ जाता है कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी कोशिश करते हैं, मिला है ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे, या थोड़ा सब्र करेंगे, या उसके लिए हम थोड़ा सा सोचेंगे कि उसको कैसे पाया जा सकता है। तो वो जो सेकंड क्रिया है या सेकंड स्टेज है वो अहम की होती है, जो इदम से ही पैदा हुई है। जब छोटा बच्चा ये सारी प्रतिक्रियाएं करने लग जाता है, तो जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने पहली सारी जिद को छोड़कर थोड़ा सा क्या मेच्योर होना शुरू होता है। तो वो सेकंड स्टेज अहम की आ गई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि अभी भी कुछ डाउट है? आप पूछ सकते हैं। मैम जैसे जो वो होती है ना, वो जो 4 स्टेजेस ऑफ वो ह्यूमन लाइफ, वो अलग होती हैं, जो वो ब्रह्मचर्य और वो होती है ना, वो सब क्या होती हैं? वो बेटा, वो आप ब्रह्मचर्य किस उसमें पूछ रहे हैं, बताइए। जैसे जो हम पढ़ते थे पहले की 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, कि मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, 4 होती हैं, 25 तक होती है, बचपन में होती है, फिर बुढ़ापे वाली।
है ना, किशोरावस्था और फिर हाँ 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 जी वही। प्रौढ़ावस्था और फिर हाँ जी, वृद्धावस्था। ठीक है, ये वो नहीं है। ये सब अलग होती हैं, वो अलग होती हैं। ये क्या किस में पढ़ रहे हैं हम? साइकोलॉजी में ही मन के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो ठीक है। मानसिक विकास है वो किस लेवल पे होता है? तो हम्म मानसिक विकास क्या है, वो इन 3 लेवल्स पे ही होके गुजरता है। हम्म अहम, इदम अहम और परम अहम। परम जैसे है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेतना। चेतना के भी जो लेवल्स हो गए, ठीक है, हम्म चेतन, अवचेतन और जो मतलब चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन, 3 चीजें होती है ना। इसी तरह से ये इदम अहम और परम अहम के बारे में बात कर रहे हैं। आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन साइकी, ओके। मानव विकास की अवधारणा। हम्म मानव विकास में आप मन को ही तो बताएंगे ना कि मन के विकास की क्या स्टेजेस हैं। तो हम मन के विकास के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। वो हमारी लाइफ के स्टेजेस होते हैं। वो लाइफ के स्टेजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो थैंक यू अब मैम। सेकंड स्टेज आइए अहम। अहम क्या है? अहम वो भाग है जो आपको वास्तविकता से जोड़ता है, ठीक है, जो व्यक्तित्व का केंद्र माना गया है। जो व्यक्तित्व का केंद्र माना गया है, कैसे? क्योंकि जब आपके अंदर थोड़ी सी समझ आनी शुरू होती है तो आपको अच्छे बुरे के बारे में पता चलता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्यों? क्योंकि आप समाज से जुड़ जाते हैं। तो ये मन की जो सेकंड स्टेज बताई गई है, इसमें इन्होंने क्या बताया कि इदम जो है वो इच्छाओं को, और अहम जो वो है वो आपकी उन इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करना है और कैसे स्वचालित करना है, उसका ज्ञान कराता है। क्योंकि जो इदम है वो अनियंत्रित है, आईडी है वो अनियंत्रित और अव्यवस्थित है। अहम की जो स्टेज होती है मन की, उसमें आप व्यवस्थित होना शुरू हो जाते हो, आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना आ जाता है। अहम का जो उद्भव बताया, अहम का उद्भव क्या है कि व्यक्ति के अन्य घटकों को नियंत्रित करता है। कैसे? कि बाह्य जगत की जो वास्तविकता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। अहम मन का वह हिस्सा है जिसका संबंध किससे है? हमारे जो समझ है, हमारे समझ के साथ माना गया है। और अहम का जन्म किससे हुआ है? इदम से हुआ है, ठीक है। तो इदम में जो अव्यवस्थित चीजें हैं, अहम में आकर वो व्यवस्थित होनी शुरू हो जाती है। और अहम का मुख्य कार्य क्या बताया गया है? अहम का मुख्य कार्य है स्वयं रक्षा, ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। अपने आप को बताना या अपने आप की रक्षा करना, स्व रक्षा माना गया है। ये सुख संतोष प्राप्त करने के लिए आपको सरलता और सुगम विधियों के बारे में बताता है। मन की ये स्टेज है, ये आपको सही गलत के बारे में बताता है बहुत ही सरल तरीके से। इसमें नैतिकता को बताया गया है, ठीक है। इसमें आप सोशली लोगों के साथ जब जुड़ते हैं तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है। जैसे इसमें ये कौन सी वाली स्टेज है? जब जिसमें आप और हम हैं, कि हम समाज से अलग हटकर कुछ नहीं कर सकते, हमें जो भी करना है समाज में रहकर ही करना है, उनके नियमों का पालन करते हुए करना। तो मन की ये सेकंड स्टेज बताई है फ्राइड ने। इसमें रियलिटी प्रिंसिपल्स हैं, मतलब सुख सिद्धांत इसमें नहीं है। इसमें क्या है? इसमें कौन से सिद्धांत बताए गए हैं? नैतिकता के साथ किस तरह से आप अपने सुखों को प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह आप अपने दुखों से दूर रह सकते हैं, अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरी स्टेज है परम अहम, सुपर ईगो। सुपर ईगो के बारे में हम कैसे बोलेंगे? जैसे कि जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम उनको इस मन की इस स्टेज के साथ जोड़ सकते हैं। ये व्यक्तित्व का उच्चतम पक्ष माना गया है, जो सबसे अंत में विकसित होता है। जो परम अहम है, ये व्यक्तित्व का उच्चतम पक्ष है और ये सबसे बाद में विकसित होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है कि जो भी आपने समाज में रहकर सीखा, आपने जो समझा, जिस तरह से आपने अपने आप को वहां समायोजित किया या एडजस्टमेंट की भाव आपके अंदर आया एक समाज में रहने के वक्त, तो बाद में चलकर आपके अंदर किन तरह के आदर्श विकसित हुए, कौन से वैल्यूज आपके अंदर डेवलप हुई,
तो ये सब उसका निचोड़ है। ठीक है, तो माता पिता, गुरुजन और समाज नैतिक आदर्श एवं मूल्यों को अभिव्यक्ति परम अहम के माध्यम से ही होती है। तो आपके गुरुजन हैं, आपके घर में जो पेरेंट्स हैं, जो आपके बड़े हैं, आप जब उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो आपको उनके अंदर क्या दिखाई देता है? एक सहज भाव दिखाई देता है, एक ठहराव दिखाई देता है, वैल्यूज होती हैं बहुत, वो हर चीज के अच्छे बुरे को सोचते हैं। ठीक है, जैसे मैं, अगर मेरा बच्चा मुझसे ये पूछा कि मुझे बाहर खेलने जाना है, तो मेरा बच्चा क्या है? वो आईडी है, उसे नहीं पता कि बाहर बारिश है, आंधी है, तूफान है, क्या, उसको खेलने जाना है बस। मैं क्या हूँ? मैं अहम हूँ, मैं उसको रोकूंगी कि नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी आप रुकिए, आप टाइम पर खेलने जाना। ठीक है, लेकिन जो परम अहम की स्टेज है मन की, वो कौन सी है? वो हमारे पेरेंट्स है, वो साफ बता देंगे कि आपको इस समय पढ़ना है, आपका बाहर जाना ठीक नहीं है, आपको बाहर नहीं जाना। क्लियर? वो आपको पूरी तरह से हर चीज को सोच के आपको बाध्य कर देता है। तो ये क्या है? नैतिकता और ये सिद्धांतिक पक्ष माना गया है मन का, जिसमें आपके सिद्धांत पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, आप अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लाइफ जीते हैं। तो मन की ये थर्ड स्टेज है, जिसको हम मेच्योरिटी लेवल भी बोलते हैं, कि ये बहुत मेच्योर है, बहुत समझ है इनके अंदर, हर चीज को बहुत सूझबूझ के साथ बताते हैं। ठीक है, हर चीज के बारे में बहुत तरीके से सोचते हैं, अच्छा बुरा सोचकर ही, इनका कभी अहित ये किसी का नहीं करते, ना इनका हो सकता है, इतनी समझ इनमें है। तो मन की थर्ड स्टेज मानेंगे ये परम अहम। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि यह यथार्थ सिद्धांत की जगह आदर्शवादी सिद्धांत के माध्यम से होती है। जो इदम है, आईडी था, वो क्या था? वो सुख प्राप्ति का सिद्धांत था। जो अहम था, उसमें क्या था? अहम में क्या चीज थी? इसमें सुख प्राप्ति थी, उसमें सुख प्राप्ति के साधन किस तरह से होने चाहिए, उस समझ का सिद्धांत माना गया। ठीक है, और परम अहम क्या है? ये आदर्शवादी सिद्धांत माना गया, जब आप पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। मैम, ये एक तरह से चेतना का विकास ये हो गया हमारे योग की भाषा में बोले तो चेतना का विकास हम बोलते हैं ना, मूलाधार चक्र पे हमारी चेतना ऐसी विकसित होती है, विशुद्ध चक्र पे ऐसी क्लियरली समझ जाओगे। जब आप उधरगामी हो जाते हैं ना, वो परम अहम की स्टेज होती है। ठीक है, इसको आप चक्रों के साथ भी जोड़ सकते हो, इसको आप कोश के साथ भी जोड़ सकते हो। जो अन्नमय कोश है, वो क्या है? वो आपका अन्नमय कोश को किससे जोड़ोगे आप? जैसे मूलाधार चक्र में चेतना की सिर्फ जागृति होती है, विकास हो रहा होता है, हुआ तो नहीं लेकिन हो रहा होता है, जागृति होती है। चेतना एक अलग चीज है। ठीक है, चेतना को हम इसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। चेतना को क्या है, हम इसको अलग बता सकते हैं, लेकिन ये क्या है? ये मन के विकास की वो है, स्टेजेस है, कि मन कैसे विकसित होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको इनको 3 एजेस के अकॉर्डिंग बता दिया कि जो बच्चा है वो इदम है, जो आप लोग या हम लोग हैं जो किशोरावस्था में है या जो प्रौढ़ावस्था में है, वो क्या है? वो अहम है, और जो और वृद्धावस्था की स्टेज पे होते हैं वो परम अहम है। मन के ये 3 ही तरीके से बताए गए, युंग ने भी यही बताया है और फ्राइड ने भी यही बताया। तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग इसको साइकिक, मतलब जो ह्यूमन साइकी है, उसके स्टेजेस को समझ पाएंगे, क्योंकि यही आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी यही बताया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एक यही इसमें इसी मत के अकॉर्डिंग आप सबको चलना होगा। क्योंकि आपके पास अगर क्वेश्चन आए तो वो हो सकता है वो फ्राइड के अकॉर्डिंग ही आए, कि फ्राइड ने मनोविश्लेषण में या मन के विकास के कौन कौन से स्टेजेस बताए, तो आपको इदम अहम और परम अहम के अकॉर्डिंग ही बोलना है। क्लियर? तो जो परम अहम है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, और इदम, हम इदम से स्टार्ट करेंगे, तो आप थोड़े से कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए जो आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप आईडी लिखिए, इदम। जो आईडी है उसके कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, आंतरिक जगत का प्रतिनिधित्व करता है। जो इदम है वो अंतः क्रिया का, आंतरिक क्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, वास्तविकता से अज्ञान है या अज्ञानी है। वास्तविकता क्या है? जो यथार्थ है,
जो सच्चाई है उसको नहीं जानना चाहता। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसको सुख चाहिए और सुख के आगे उसको कुछ दिखाई नहीं देता, तो वास्तविकता से अज्ञानी है। अत्यंत अस्पष्ट और अव्यवस्थित है। अत्यंत व्यवस्थित और अस्पष्ट माना गया है इदम को। शिशु के समान है। शिशु के समान माना गया है। अत्यंत आवेगी और अविवेकी है। अत्यंत आवेगी और अविवेकी माना है। इदम अपने से संबंधित वास्तविकता को ही जानता है। इदम अपने से ही संबंधित वास्तविकता को जानता है। तुरंत संतुष्टि, उसको क्या बोलते हैं? तत्कालिक। तत्कालिक संतुष्टि के विचार और इच्छाएं ही इदम की विषय वस्तु है। तत्कालिक हो गया तुरंत, संतुष्टि हो गया सेटिस्फेक्शन। तुरंत संतुष्टि के लिए मतलब तत्कालिक संतुष्टि के लिए विचार और इच्छाएं इदम की विषय वस्तु है। इदम सब्जेक्टिव रियलिटी है। सब्जेक्टिव रियलिटी मतलब आत्मगत वास्तविकता के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। सब्जेक्टिव रियलिटी है ये। और इदम का जो क्रियाकलाप है या जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल्स हैं, मतलब सुख के नियम से चालित होती है। प्लेजर प्रिंसिपल। इदम को उचित, अनुचित, विवेक, अविवेक, नैतिकता इनसे कोई मतलब नहीं है। मन की ये वो स्टेज है जिसमें वो इन सब चीजों को नहीं जानना चाहता। क्यों? क्योंकि वो सदा किसकी खोज में रहता है? सुख प्राप्ति की। इदम किसी प्रकार के तनाव और बाधा को सहन नहीं कर सकता। दो प्रकार की प्रक्रियाएं करता है सुख प्राप्ति के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन और प्राइमरी प्रोसेस। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सहज क्रिया। प्राइमरी प्रोसेस क्या है? प्राथमिक क्रिया। सहज रिफ्लेक्स क्या है? जो स्वचालित क्रियाएं होती हैं, जैसे आंख झपकाना, जैसे पलक झपकाना, खांसना या छींकना। और जो प्राइमरी प्रोसेस है वो क्या है? प्राइमरी प्रोसेस जटिल माना गया है, एक जटिल क्रिया है जो तनाव दूर करने में समर्थ, जो तनाव दूर करने में या तनाव दूर करने की प्रक्रिया है। ठीक है, जो प्राइमरी प्रोसेस है वो क्या है? वो तनाव दूर करने की प्रक्रिया है। जैसे इच्छा पूर्ति के प्रयास करते करते हम अपने स्वप्नों को देखते हैं। तो इदम का कार्य क्या है? इदम का एकमात्र कार्य क्या है? इच्छा उत्पन्न करना। आईडी का एकमात्र कार्य मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला है? इच्छाएं उत्पन्न करना। और जो प्राइमरी प्रोसेस है वो अपने आप आपके तनाव को दूर करने में सक्षम नहीं होती है।
प्राइमरी प्रक्रिया या प्राथमिक प्रक्रिया क्या है, वो स्वयं में तनाव दूर करने में सक्षम नहीं होती, तो एक दूसरी मानसिक प्रक्रिया विकसित होती है। आईडी में एक दूसरी मानसिक प्रक्रिया विकसित होती है जिसे क्या बोला गया है, सेकेंडरी प्रोसेस, जिसे गौण प्रक्रिया का नाम दिया गया है। और इसी के साथ व्यक्ति का अहम विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। इसी से जो सेकेंडरी प्रोसेस है उसी से अहम विकसित होता है, सेकंड स्टेज। जो सेकंड स्टेज है अहम, यहाँ जो फर्स्ट अभी तक लिखा है उसमें कुछ आपको दोबारा पूछना है? ठीक है, जो सेकंड है मैम प्लीज लास्ट वाला प्राइमरी प्रोसेस वाला रिपीट कर दो। हाँ, जो प्राइमरी प्रोसेस है वो स्वयं तनाव दूर करने में सक्षम नहीं होता, तो उससे दूसरी मानसिक प्रक्रिया पैदा होती है या विकसित होती है, तो उसे फ्राइड ने क्या बोला है, गौण प्रक्रिया, सेकेंडरी प्रोसेस। और सेकेंडरी प्रोसेस क्या है, सेकेंडरी प्रोसेस ही व्यक्ति के अंदर अहम को विकसित करता है, जो मानस विकास की सेकंड स्टेज मानी गई है। अहम क्या है, ईगो। अब ईगो के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। जो अहम है वो व्यक्तित्व का केंद्र माना है, अहम व्यक्तित्व का केंद्र है। अहम का जन्म इदम से होता है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया है जो अहम है वह मन का वह हिस्सा है, अहम मन का वह हिस्सा है जिसका संबंध वास्तविक जगत से है। अहम का मुख्य कार्य स्वरक्षा है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। अहम सुख और संतोष प्राप्त करने का, अहम सुख और संतोष प्राप्त करने की सुगम तथा सरल विधियों को बताता है। ठीक है, इसके सिर्फ 3 ही पॉइंट बहुत है। मैम फिर से एक बार बता देंगे आप, सुख और संतोष प्राप्त करने की, इसके आगे मेरा नेटवर्क सरलता, सुगम और सरल विधियों को बताता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, जो अहम है वो इदम की तरह सुख प्राप्ति के लिए अंधा नहीं होता, मतलब उसमें सोचने समझने की शक्ति है, क्योंकि ये सेकंड स्टेज बताई गई है मन की। सरल और सुगम विधियां क्या होती हैं? सरल और सुगम विधियों का मतलब यहाँ क्या बोला गया है कि जो सुख प्राप्ति है उसके अच्छे और बुरे परिणामों को जानकर अहम आपको आगे बढ़ने की या आगे चलने की जो क्या बोलता है कि आपको आज्ञा देता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सुख प्राप्ति में आगे चला गया, उसने उसका अच्छा बुरा कुछ नहीं, उसको सब कुछ पता है कि कितना हितकर है, क्या अहितकर है, कितना हमें करना है, वो सभी परिणाम को सोचता है, तब आपको आगे चलने की कमांड देता है। आपके अंदर ये सोच समझने की जो शक्ति है वो अहम कारण ही है।
यहाँ अहम का मतलब उस अहंकार से नहीं है जिस अहंकार को हम पढ़ते हैं, यहाँ ईगो वो नहीं है। ईगो ये कौन सी, ये पॉजिटिविटी को बोला गया है, जो आपके अंदर एक वास्तविकता को जानने के लिए आपके अंदर एक मेच्योरिटी लेवल को बता रही है। ठीक है, मन की ये सेकंड स्टेज बताई गई थी इसीलिए। अब थर्ड है परम अहम। परम अहम में आप कुछ पॉइंट्स क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट है ये व्यक्तित्व का उच्चतम पक्ष है। परम अहम व्यक्तित्व का उच्चतम पक्ष है जो सबसे अंत में विकसित होता है। नंबर 2, नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। परम अहम नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपकी वैल्यूज हैं उनको बताता है। किस व्यवहार के लिए आपको किस तरह से समाज में रहकर किसके साथ क्या व्यवहार करना है, आपके अंदर आपकी वैल्यूज को डेवलप करता है, आपको समाज के अकॉर्डिंग जीने के लिए आपके अंदर आदर्श को बताएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें सिद्धांत। ये यथार्थ सिद्धांत की जगह एक ही लाइन लिखो कि जो परम अहम है वो आदर्श सिद्धांत पर आधारित है। परम अहम आदर्श सिद्धांतवादी है। परम अहम का उद्देश्य सुख प्राप्ति न होकर पूर्णता की प्राप्ति है। परम अहम का जो कार्य, जैसे इनके जो फंक्शंस हैं, जो हमारे अंदर प्रक्रियाएं चलती हैं मन की, जैसे हम डिसीजन लेते हैं मन के अकॉर्डिंग, तो हम डिसीजन लेंगे क्या सही है क्या गलत है। देखो, हम अपने मन और बुद्धि से ही समझते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक इनर वॉइस होती है हमारी कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कई बार हम किसी काम को जब करते हैं तो एक इनर वॉइस आती है कि ये काम कहीं गलत ना हो, या हम एक अंतर मन से भी सोचते हैं। तो जो अंतर मन से सोचने की प्रक्रिया है वो क्या है, वो किसके कारण होती है? अहम के विकसित होने पर, जब परम अहम की स्टेज होती है तब आपके अंदर ये चीजें आती है। इसको एक आप कैसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे जो भारत में या भारतीय समाज में जो लॉज है, जो कानून है, वो हर पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई क्राइम कर दिया बस उसे अंधाधुंध उसकी सजा सुना दी। ठीक है, स्थिति, उसकी मनोस्थिति, उसका समाज का उसके साथ जो भी व्यवहार है वो सब नजर में रखते हुए, सारे चीजों को देखते हुए तभी कोई भी लॉ जो है, ये जो कोई भी सजा सुनाई जाती है किसी भी क्राइम के ऊपर, पहले उसके कुछ क्या प्रूफ देखे जाते हैं। बिना सबूत के वो किसी भी तरह का कोई वो नहीं, सजा नहीं सुनाई जाती। ठीक है, हर पक्ष को सुना जाएगा, समझा जाएगा, तब कोई ना कोई उसका एक रिजल्ट निकल के आता है। तो परम अहम भी वही है, अपने और मतलब अहम और इदम। इदम तो चलो सबसे छोटी या शिशु के समान माना गया, लेकिन अहम में जो आप गलतियां करती उस स्टेज में, या जो आपके विचार हैं, जो आपकी क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, परम अहम की स्टेज में क्या है, आप उसको समझ लेते हो और अगले आदमी को उस चीज को करने से रोक सकते हो। आपके अंदर इतनी परिपक्वता आ जाती है। तो परम अहम मन की थर्ड स्टेज है, जिसमें आप माता पिता, गुरुजन, इन सबको डाल सकते हैं। ठीक है, एक इसमें पॉइंट इन्होंने क्या बताया है कि जो परम अहम है उसका लक्ष्य क्या है? पूर्णता की प्राप्ति, जो मैंने अभी आपको लिखवाया। पूर्णता से क्या मतलब है आप लोगों का? टीना, पूर्णता से क्या मतलब है? मैम पूर्णता से मतलब यहाँ पे होना चाहिए कि मतलब हर कार्य की समझ होना, कोई भी करना है तो उसको आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ है कि किस कैसे करना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब चीजें होना चाहिए। पूर्णता मतलब जैसे आपने इसमें अवस्थाएं बताई, एक वृद्धावस्था, योग में पूर्णता से तो मतलब क्या? हर कार्य की समझ आ जाती है, अनुभवी हो जाता है वो व्यक्ति, सारे प्रोसेस से निकल चुका होता है, उसे अनुभव हो जाता है समाज में कैसे रहना है और किस तरीके से कार्य करना होता है। बट ये तो हम अहम में भी करते हैं, जो अहम स्टेज है, अहम में भी करते हैं, अहम में भी करते हैं, बट जब एक वृद्धावस्था आती है ना, परम अहम का मतलब हो गया कि उसको
मतलब सारी चीजों का जो एक वो होता है ना, पूरी लाइफ को जी चुके होते हैं, इसी को एक्सपीरियंस कहा जाता है कि ये लोग अनुभवी हैं। गुरुजन जो होते हैं, जैसे वृद्ध लोग जो हमारे घर में बड़े होते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस होता है उन चीजों का, और जो उन्होंने वो चीजें एक्सपीरियंस की होती है उसके आधार पर वो हमें बताते हैं। ठीक है, ठीक बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे थे विद्या जी? अंतर्ज्ञानी। अंतर्ज्ञानी, अंतर्ज्ञानी तो देखो योगी हो गए, बट यहाँ परम अहम को अंतर्ज्ञानी भी नहीं मानेंगे पूरी तरह से। अंतर्ज्ञानी क्या होते हैं? देखो वो तो अगर हम देखें योग में जब हम बहुत डीप स्टडी करने लग जाते हैं तब हमारे अंदर जो सिद्धियां आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो अंतर ज्ञान हमारे अंदर डेवलप हो रहा है चीजें। जैसे कि विज्ञानमय कोश का डेवलपमेंट हो गया, विज्ञानमय कोश खुलने लगा, बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है कि जब हम समाज में रहकर उसके वातावरण के साथ पूरी तरह से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, जो अपने अंदर नैतिक मूल्यों को जब हम डेवलप कर लेते हैं, तो वो क्या है, वो परम अहम की स्टेज है। और ये ऐसे नहीं है कि एक दिन में डेवलप हो गया, इसीलिए सबसे अंत में बोला गया है कि उच्चतम पक्ष है और सबसे अंत में विकसित होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चीजों को आप सीखोगे। जब इदम से निकल के जब छोटा बच्चा माता पिता के साथ रहता है तो माता पिता के संस्कारों को सीखना शुरू कर देता है, और वही संस्कार क्या है, अहम है। लेकिन जब वही संस्कार आगे चलकर वो समाज में और लोगों के साथ व्यवहार में, नैतिकता में दिखाएगा, आदर्श में दिखाता है, तो वही परम अहम है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, अगर आपको अहम, परम अहम और इदम क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, पहले आप मुझे यस और नो का आंसर दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। मैम हो गया, मुझे ये क्लियर तो हुआ है मैम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर हो गया है। एजेस, हर एक एज में सबके पास कुछ ना कुछ रहती है। देखो, जो मैंने आपको सेकंड जो अहम बताया वो मैंने क्या बोला है कि उसमें समझ आती है हर चीज की, वो सरल और सुगम विधियों को बताता है आपको व्यवहार में करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को बताएगा। ठीक है, लेकिन ये मैच्योरिटी जरूरी नहीं है कि हर स्टेज में जो इसमें बताया गया उसी स्टेज में आ जाए। आप यही कहना चाह रहे हो ना? आप यही तो कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर एक हम पैरामीटर मानेंगे, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग यही विकास की, यही अवधारणा इसी के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, वो तो देखो हम फिर वही बात है कि जो नैतिक है, जो आदर्श है, वो आपको कहाँ से मिलते हैं? अपने परिवार से। तो बहुत फर्क आपके पर्यावरण का आपके ऊपर पड़ता है। जैसे योग में अगर आप लोग हैं तो योग में अगर आप देखो तो सभी लोगों का एक जैसे विचारधारा हो जाती है, सभी के अंदर चेंजेस कुछ ना कुछ आने शुरू हो जाते हैं, तो पर्यावरण का ही फर्क है ये। बट यहाँ साइकोलॉजी क्या है, हर छोटे से बड़े, हर साधारण से विशेष प्रकार के जो भी है रिसर्च ऐसे ही की जाती है, तो उसी के बेस पे फ्राइड ने ये बताया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो परम अहम है और इदम, इनके बीच क्या समानता है? ईगो, सॉरी, सुपर ईगो और आईडी, जो फर्स्ट स्टेज है और लास्ट स्टेज है, इन दोनों के बीच में क्या समानता है? आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। सब खुद को खुश करने के लिए किसी न किसी वे में ये पूर्णता की ओर जाते हैं, लेकिन आनंद की प्राप्ति के बाद की तरफ ही बढ़ते हैं। इदम में भी यही होता आप बताइए। तो समान। चलिए, विद्या जी का मैंने एक पॉइंट सुना, अब कोई और बताइए। परम इसका मतलब हुआ कि आप परिपक्व हो चुके हैं, आपको सब कुछ ज्ञान हो चुका है, और शिशु अवस्था है, अभी आप जन्म लिया है, उसके बाद आपका अहम आया, उसमें आप प्रयत्न करें। मेरा क्वेश्चन क्या है, सुपर ईगो और आईडी दोनों में समानता क्या है? सिमिलरिटी थर्ड में आएगा। हाँ, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। मैम बोलिए। क्या इसको हम इस चीज से जोड़ेंगे ना, जैसे हम अपने घर में देखते हैं, जैसे आपने बताया बच्चों का, शिशु से इसको जोड़ा, और परम अहम को अपने घर के वृद्धों से जोड़ा। तो अगर देखा जाए तो जो बच्चे का मन होता है, वृद्धावस्था में जाके भी हमारे बुजुर्गों का वैसा ही मन हो जाता है। अगर देखा, बस उनके पास एक्सपीरियंस होता है, बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। कुछ नजदीक आए हो आप, थोड़ा नजदीक आए हो। नीतू, क्या होता है? मैम जैसे बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं ना बच्चों को समझा सकते हैं ना बूढ़ों को, तो वो समानता है। दोनों में तनाव नहीं है ना, उसमें है ना। और एक मतलब लाइन में मुझे बताइए एक अंतर,
बच्चे और बूढ़े मैम मैंने मुझे समझ समझ आया अभी, जैसे नीतू दी ने बोला उसी से मिलता हुआ ही है। जैसे हम बच्चों को किसी भी तरीके से नहीं समझा सकते, अगर वो दौड़ रहा है तो वो दौड़ेगा ही, वैसे ही हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर भी इतना परम अहम होता है, हम उनको किसी भी तरीके से नहीं समझा सकते इस एज में जाके। ये वो अहम नहीं है, मैं फिर क्लियर कर रही हूँ। वो नहीं ये है। वो अहम नहीं, ठीक है। मैम ये मुझे क्या इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है, जैसे परम आपने इसमें सुपर ईगो, अगर हम इसको वर्ड को यूज करते हैं ना सुपर ईगो, इसको तो हम सुपर ईगो अहंकार से भी जुड़ता है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैम एक उनका समस्या सब क्या है, दोनों ही अवास्तविक है। जो ओके। परम है और आईडी है, दोनों ही अवास्तविक है। कैसे? क्योंकि जो आईडी है, इदम की जो स्टेज है, वो क्या है, वो भी सुख प्राप्ति के लिए कुछ नहीं सोचता, बस वो उसमें लगा हुआ है, ठीक है। कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता। सुख प्राप्ति के लिए तो माना गया उसको, उसका सिद्धांत क्या है, संतोष और सुख की प्राप्ति। एनी हाउ वो किसी भी तरह मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और परम अहम में क्या है कि वो भी आपको सुख की तरफ ही लेकर जाते हैं, लेकिन आदर्श और नैतिक मूल्यों के साथ। वो उससे पीछे नहीं हटते। आपने देखा है कि आप इसको एग्जाम्पल मैं कैसे दूंगी, जैसे कि हमारी सोसाइटी में क्या है, अगर कोई लड़का अच्छा भी है ना, लव मैरिज के साथ मैं इसको जोड़ रही हूँ, कोई लड़का अच्छा भी है, आपका बच्चा आपको कितना समझा रहा है कि वो बहुत अच्छा है, उसकी जॉब अच्छी है, फैमिली अच्छी है, शादी कर दो, लेकिन बुजुर्ग अड़ गए, हम शादी नहीं करेंगे, वो खानदानी नहीं है, हमारी कास्ट का नहीं है। वहां क्या चीजें आ गई, वैल्यूज आ गई, उनके आदर्श आ गए, उनका सामाजिक जो पर्यावरण है उससे वो बाहर नहीं निकल सकते। दोनों ही चीजें क्या है, दोनों ही चीजें अड़ियल हैं अपनी जगह पे, मानने को ही तैयार नहीं है। तो यहाँ आईडी और परम सुपर ईगो, इन दोनों में क्या है, एक चीज समान मानी गई है और एक असमानता है। समान क्या है कि दोनों अवास्तविक है, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज, इनके जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते, जो सुपर ईगो है। तो मन की ये थर्ड स्टेज जो है, ठीक है। और इन दोनों में एक वो बताइए डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस बताइए। मैम आप जो ये बोल रहे हो कि दोनों ही अड़ियल हैं, तो फिर तो ये प्रॉपर वाली ईगो हो गई ना, जो बोलते हैं कि ईगोइस्टिक हैं। मैं यहाँ आपको क्या कहना चाह रही हूँ, अड़ियल का मतलब क्या है, जो अपने लक्ष्य को और अपने उद्देश्यों को नहीं छोड़ सकते। यहाँ अड़ने का मतलब वो है कि उनको आपका हित और अहित पता है। जो सुपर ईगो है, जो हमारे मन की थर्ड स्टेज है, उसमें क्या होता है, उसमें हमें अच्छा बुरा सब पहले दिख जाता है, फ्यूचर को हम देख लेते हैं, इसलिए हम बच्चों की हर बात को नहीं मान सकते, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो आईडी है, जो शिशु के समान है, वो भी सही है, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या है, एक चीज क्या मानी गई है कि दोनों ही अपनी अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलते, बंधे हुए हैं, एक अपने सिद्धांतों में और एक अपने सुख प्राप्ति में। कहने का मतलब ये है कि जो मन के दो द्वंद्व भी मान सकते हो आप, इनको दो द्वंद्व भी मान सकते हो। कहते हैं ना कि जैसे अभी तुम लोग भी बोल रहे हो कि बूढ़े और बच्चे समान होते हैं, तो मन की भी वही है। मन भी जो बुढ़ापे में होता है और जो फर्स्ट स्टेज में, जो बचपन में होता है, वो समान ही माना गया। यहाँ अहम का मतलब उससे है, यहाँ आप अहम को अहंकार से ले रहे हो, अहंकार से नहीं लेना है, ठीक है। अहंकार से नहीं लेना, ये वो अहम नहीं है। ये अहम क्या है, एक स्टेज है आपके विकास की, ठीक है। ओके मैम। परम अहम और अहम के बीच कोई समानता बताइए। मैम समानता तो बता दी है, समानता। परम अहम और अहम आपने पहले इदम ओके और ओके अहम बताई थी। मैम सब में समानता यही है कि सुख और संतोष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं हर कोई, ये दम हो, अहम हो या परम अहम हो। बिल्कुल सही, एक लाइन में बात खत्म। बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए इसको और इजी कैसे बोल सकते हैं, मैम इसको ये भी बोल सकते हैं ना कि अहम जो होता है, अहम में भी सुख प्राप्ति के लिए वो भी अंधा नहीं होता है, सोच समझ के निर्णय लेता है। और परम अहम में भी मतलब उसको भी आदर्श और नैतिक मूल्य एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी अंधा नहीं होता है सुख के लिए। एक तरीका होता है कि कैसे क्या करना चाहिए। मैंने ये आपको समानता होती स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि जो अहम है, जो ईगो है, वो सुपर ईगो और आईडी के बीच को एक ब्रिज जोड़ने वाला बैलेंस करके रखता है,
ठीक है। जब ये दोनों बैलेंस नहीं होते तब क्या है, तब कोई भी एक तरफ मन झुक जाता है और वहीं से मनो विकृतियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। जैसा उपनिषदों में भी बताया है, मन के बारे में उपनिषदों में भी बताया है, या भारतीय दर्शन में एक उपमा दी गई है मन की। जो हमारा जो मन है उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो अहंकार है वो क्या है, मंच प्रबंधक। ठीक है, जो अहंकार है वो मंच प्रबंधक है। जो विषय है वो क्या है, श्रोता और दर्शक। जो बुद्धि है वो क्या है, नर्तकी, डांसर। जो इंद्रियां हैं वो क्या है, संगीत और वाद्य यंत्र। और आत्मा है एक दीपक जो आपको प्रकाशवान करता है। उसी तरह से और किसमें बताया गया है, इंद्रियों और घोड़ों के समान मन को किसने कहाँ पे करा है, श्रीमद् भगवद गीता में। कठोपनिषद। क्या बताया, दोनों की अलग है, किसमें बोला है बताइए। कठोपनिषद में बताया है कि कठोपनिषद जो में शरीर है, बताया है, वेदांत दर्शन में भी बताया है। हाँ, क्या जो बताया, शरीर है वो रथ के समान है और जो उसका स्वामी है वो आत्मा है, इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। तो बुद्धि हाँ। भगवान कृष्ण है जो सही निर्णय लेने के लिए अर्जुन को, जो अर्जुन रूपी आत्मा है, उसको सहायता करती है और मन को लगाम के रूप में पकड़ कर रखती है। बिल्कुल। अब मन को आप किससे जोड़ोगे, अहम से, इदम से, या परम अहम से? मैम ऑफकोर्स परम अहम। मन को अहम अहम से जोड़ेंगे हम मन को, और परम अहम को हम बुद्धि से जोड़ेंगे। अच्छा, और इदम को किससे जोड़ोगे आप? एक एक पॉइंट दीजिए सब लोग। इंद्रियां। सही, बिल्कुल सही पकड़ा है तुम लोगों ने। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है जो नहीं क्लियर हो रहा है, वो हम उसको बाद में भी कर सकते हैं एक्सप्लेन। मैं आपको इसको और इजी कैसे समझा सकती हूँ, मैंने इसीलिए आपको बच्चा, बड़ा और बूढ़े के समान बता दिया। ठीक है, समझ आया आप लोगों को, या कुछ और पूछना है आपने? मैम क्या बोलिए। इसको गुणों के अकॉर्डिंग भी जोड़ सकते हैं, 3 गुण जो होते हैं? देखो, जोड़ने को तो हम मन को किसी के साथ भी, आप योग में कहीं से भी जाओगे ना, आपको रास्ता मिल ही जाएगा। हाँ, योग में आप इनको कोश के साथ भी जोड़ सकते हो, आप इनको चक्रों के साथ भी जोड़ सकते हो, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सिर्फ मानव विकास की अवधारणा, मानव मानस विकास कि मानव के मन का विकास कैसे होता है। तो मन के विकास, सिर्फ हम मन को समझा रहे हैं यहाँ, मन के अलावा हम और किसी चीज को नहीं समझ रहे। तो मन का जो विकास है वो इसी तरह होगा, इन्हीं 3 स्टेज पे बताया गया है। जैसे अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक चेतना है, चेतना को भी अगर समझने को तो हम बहुत से मतलब उपनिषदों के, वेदांत के, वेदों के, दर्शन के अकॉर्डिंग चेतना को हम बहुत तरह से समझ सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, चेतना के सिर्फ स्टेजेस पढ़ने हैं कि स्टेज क्या है, क्या लेवल्स हैं। अब हम उसे कितना मर्जी उसको डिटेल दे दें, कितना मर्जी उसको बड़ा कर लें, लेकिन वहां पर दिक्कत आएगी, वहां दिक्कत आप लोगों के लिए आएगी। तो आप साइकोलॉजी से बाहर मत जाइए, हम सिर्फ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं मानस विकास। ठीक है, योग के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं। योग के अकॉर्डिंग तो हम इसको बहुत डिटेल दे सकते हैं। क्लियर? मेरा इसमें एक बात आपसे पूछना चाह रही थी कि जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट हैं, ये वेस्टर्न कल्चर से ही हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे कोई इंडियन कल्चर वाले कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है जिन्होंने इसके ऊपर कार्य किया हो? नहीं, देखो, जो साइकोलॉजी है वो इंडिया में, मैंने आपको क्या बोला था, जो सबसे पहले साइकोलॉजी जहाँ डेवलप हुई थी वो किसने की थी? मुझे तो नहीं याद। मैंने आप क्लास में नहीं थे? नहीं, मैं रही होंगी आपकी क्लास में, मुझे अभी याद नहीं है। लास्ट क्लास में शायद आप थे भी नहीं। नहीं, मैं नहीं थी। हाँ, लास्ट क्लास में नहीं थी मैं, 2 क्लास में नहीं थी, मेरी इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ। वुंट थे, मनोविज्ञान के जो फादर थे। ठीक है, कौन? विलियम वुंट। ठीक है, वो साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। पहले क्या था, साइकोलॉजी दर्शन में ही था। तो दर्शन में तो आपने पढ़ा है, जो फिलॉसफी है उसमें तो आप पढ़ ही रहे हैं कि कितने ऐसे फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने मन को, आत्मा को, चेतना को अपने अपने तरीके से समझाया। लेकिन जो साइकोलॉजी है वो वेस्टर्न से ही आई है, वेस्टर्न कल्चर से ही आई है। इंडिया में उसका अलग से कुछ नहीं था, क्योंकि उसको दर्शन में ही, दर्शन का ही वो एक अंग था। लेकिन विलियम वुंड ने उसको उससे निकालकर एक अलग सब्जेक्ट बनाया। तो जितने
हाँ, जो हम ये जो रिसर्च देखते हैं, जितने भी हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, वो अधिकतर वेस्टर्न कल्चर से ही है। That's why we learn in yoga, because वो दर्शन के थ्रू गया है, इसलिए हम इसको योग के अंदर पढ़ रहे हैं। के अंदर तो वो तो पूरा आप इंडियन उसके साथ चल रहे हैं ना, जितने भी अगर आप देखते जितने भी हमारे बड़े योगी हैं वो सारे साइकोलॉजिस्ट ही हैं, ठीक है, वो मनोविज्ञान ही है, वैज्ञानिक ही है पूरी तरह से। महर्षि पतंजलि सबसे बड़े मनोविज्ञानी थे, अगर हम योग दर्शन को। हाँ, तो वही मैं सोच रही थी ना कि ये लोग हमारे गुरुओं को क्यों नहीं वो, मतलब why we are learning through the Western culture in our Indian mythology। जो आपका सब्जेक्ट है योग, उसमें आप ही के महान महान योगी हैं, तो थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को भी क्यों समझाया, क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसर्च बहुत करी है इन सब चीजों पे, साइंटिफिकली उन्होंने बताया, ठीक है। तो फ्राइड के बारे में, फ्राइड का बहुत चलता है आधुनिक युग में भी और प्राचीन में भी, तो इसलिए फ्राइड के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको पहले भी पर्सनालिटी बताया था, वो फ्राइड के अकॉर्डिंग ही बताया था, और आज भी मानस विकास फ्राइड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास जो आपको सिलेबस अभी मिला नहीं ना, थ्योरी जो इसका स्टडी मटेरियल, आप उसमें भी देखेंगे तो फ्राइड के अकॉर्डिंग ही है, तो दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन पूछना था, अभी आपने विकृति की बात छेड़ी है, तो जब आप इदम और परम अहम का बीच का कड़ी अहम को बताते हैं, अगर अहम में कुछ कम ज्यादा हो गया तो सिजोफ्रेनिया से इसे जोड़ सकते हैं? किससे? सिजोफ्रेनिया एक डिसीज होता है। देखो डिजीज तो क्या है ना कि मन, यहाँ पर क्या है कि जैसे ही मन की जो स्थिति है उसमें कुछ भी डिसबैलेंस हुआ, कुछ भी असंतुलन आया, तो वो विघटन होगा ही होगा। अब वो मनोविकृति कौन सा रोग पैदा करेगी वो तो सटीक एकदम से नहीं बताया जा सकता। जैसे अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सडन आपके पास कोई कॉल आ जाता है, ठीक है, और कोई बहुत ही अच्छी या बहुत ही बुरी खबर या बहुत ही अच्छी खबर आपको मिलती है, तो आप दोनों ही स्थितियों में क्या होते हो, बेचैन हो उठते हो, ठीक है, आप फटाफट डिसीजन नहीं ले पाते, या सोच समझने की शक्ति थोड़ी देर के लिए बहुत ही ज्यादा, बहुत एक्साइटमेंट के साथ क्या होती है, वो गड़बड़ा जाती है। तो जब इसमें क्या है कि कोई भी विघटन, क्या बोला मैंने, क्या बताया कि मानसिक रोग और मनोविज्ञान, हम दोनों चीजों को इसलिए साथ लेकर चलते हैं क्योंकि मनोविज्ञान सब्जेक्ट का जो उद्भव हुआ है, जो ये पैदा हुआ है, या जो उसका जन्म हुआ है ना, वो इन्हीं विकृतियों की वजह से ही हुआ है, ठीक है। तो जो डिजीज आप बता रहे हैं वो सटीक किसी पर्टिकुलर एक पर्सनालिटी के लिए हम सोच सकते हैं, बट सभी को एक स्थिति में एक जैसा रोग हो ये हम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन किसी एक पर्सनालिटी के साथ इसको आप जोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मनोरोग क्या है, आप उनको देख ही नहीं सकते, आप उनको कोई नाम नहीं दे सकते, वो तो आपको क्या है, व्यवहार से पता चलेगा, ठीक है। और पूछिए, सोनाली जी आज आपने बहुत देर में कैमरा ऑन किया, कितने स्टूडेंट हैं, मैं तो चेक भी नहीं करती हूँ। 16 है। अच्छा, आज फिर भी थोड़ा ठीक है, लास्ट क्लास में काफी बच्चे कम थे। तो देखिए मैं यही कहना चाहूंगी कि साइकोलॉजी को आप रटिए मत, याद मत करिए, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप अपने मन से भी समझ सकते हैं, आपको पता है कि आपके अंदर आईडी की कौन सी स्टेज थी, ठीक है, ईगो की कौन सी स्टेज थी, और सुपर ईगो कब आया भी है या नहीं आया, अभी डेवलप हुआ भी है कि नहीं, क्लियर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछिए। कपिल जी? नहीं मैम, ठीक है, आपने अच्छे से एक्सप्लेन करा। कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इस टॉपिक को या ये चीजें दोबारा भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक क्लास में हुआ तो बस वो खत्म, दोबारा नहीं पूछना है, कभी भी पूछिए। मैम हमारी स्टेज अभी ईगो की है ना, सेकंड। देखो मैं तो अपनी भी सोच सकती हूँ कि मेरी स्टेज भी अभी आईडी की हो सकती है ठीक है, पर क्या है, स्थिति परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए आपकी स्टेज वो अहम की है, ईगो की है, ठीक है। अभी आप उससे निकल गए हो लेकिन पूरी तरह से नहीं निकले, पूरी तरह से अभी नहीं निकले, क्योंकि तीनों चीजें क्या है, अंतःक्रिया है, साथ साथ चलती है, तीनों आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि इदम से अहम हुआ है और अहम विकसित होता है तो वो परम अहम हो जाता है, ठीक है। यस मैम। मैम आईडी में जैसे हम कुछ फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि बारे में सोचते हो, कोई फ्यूचर नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सिर्फ सुख,
सुख, यस मैम। और इस ये जो ईगो का स्टेज है, इसमें हम फ्यूचर का सोच के हम थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं, मतलब ईगो का स्टेज है, वो स्टेज क्या है जिसमें आप थोड़ा सोच समझ के सुख प्राप्ति को लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उस सुख को प्राप्त करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम आ सकती है या मेरे ऊपर कुछ मतलब कुछ भी समस्या आ सकती है, तो आप अपने आप को उसमें सुरक्षा भाव में रखते हुए उस सुख को त्याग भी देते हो, उसका दमन भी कर देते हो। ठीक है, कई इच्छाएं, जैसे हमारे पास कोई जरूरत नहीं है कि अगर मेरा अभी मन करे कि मुझे तो अंबानी का घर मिल जाए, मेरे को तो सुख चाहिए, मुझे तो अंबानी के घर में शिफ्ट होना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन मैं क्या Yes, करूंगी, ma'am. मैं अपने मन में एक धारणा ऐसी बना लूंगी कि मेरा जो घर है वो किसी अंबानी के घर से कम नहीं है। ये सेंस मेरे अंदर डेवलप इमेजिनेशन, यस हो चुकी है। ठीक है, तो सुख को Yes, ma'am. शांत करना, सुख का मतलब यहाँ क्या है, जो वास्तविक नहीं है, हम उसी को सुख इमेजिनेशन है मतलब। इमेजिनेशन Yes, नहीं है। लेकिन अभी बाहरी विषयों से जब आप जुड़ जाते हो तो आपके लिए सांसारिक विषय भोग विलास ही सुख है। तो आप इसको Yes. ऐसे भी ले सकते हो, जो महर्षि पतंजलि जी ने 3 स्टेजेस बताई ना, योगियों की 3 वो बताई है, एक निम्न कोटि के और एक मध्यम कोटि के, एक उच्च कोटि के। तो अभी हम निम्न कोटि के हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि सत्य यथार्थता क्या है, तो जिनका हमारा मन भी शुद्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने अष्टांग योग बताया। सबसे पहले सत्य को ही बताया कि पहले अहिंसा, सत्य, अस्त्य, पहले ये सब चीजें अपने अंदर डेवलप करो। तो आईडी क्या है, आईडी आपके अंदर ऐसा नहीं है बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई, आप पूरी तरह से अहम की स्टेज में आ गए हो। ये अभी चीजें डेवलप होती है धीरे धीरे, इनमें बहुत समय लगता है। जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो में भी आप कब जा सकते हो, जब आप अपना अध्ययन बहुत डीप करना शुरू कर देते हो, जब आप अपनी वैल्यूज को समझना, अपनी वैल्यूज की भी वैल्यू जब आपको पता चल जाती है, तो वो परम अहम की स्टेज होती है। ठीक है, अभी तो क्या है ना, हम ड्यूल लाइफ जीते हैं। मैं आपके सामने तो बहुत ही आदर्शवादी सिद्धांतवादी लगूंगी, पता नहीं इंटरनली मैं क्या हूँ, स्क्रीन बंद होने के बाद मैं क्या हूँ तो मुझे ही पता है। ठीक है ना, आप लोग क्या है वो सिर्फ आप ही जानते हैं। तो आईडी, ईगो, सुपर ईगो किसमें किस स्टेज में डेवलप होएगी वो नहीं बता रहे फ्राइड। फ्राइड बता रहे हैं कि ये स्टेजेस है, इनसे होके मन विकसित होता है। ठीक है, ओके मैम, आप यस इसको मैम। पूरी तरह से इसमें मतलब डीप मत जाइए कि हम विकसित हो गए हैं, बाल्यकाल से निकल गए, अहम में आ गए हम। इस अहम में आ गए तो तुम्हारे अंदर वो दूसरे वाला अहम आ जाएगा। और मैम ठीक ये है? तो फिर ऐसा नहीं है कि हम पे मतलब जैसे आपने बोला कि सुपर ईगो में भी होता है, तो जब सुपर ईगो आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रहता है, क्योंकि वो तो फिर फ्लक्चुएट भी हो सकता है हमारे अंदर कभी। आप मेरी बात नहीं समझे। सुपर ईगो क्या है, स्टेज है मन की, ठीक है, जिसमें आपका 90% मन का जो काम होता है वो क्या है, आदर्श और सिद्धांतों के साथ होता है। आपके मन का जो 90 क्या 99% बोलूंगी मैं, जो आपका मन जो डिसीजन लेगा वो सिद्धांत और आदर्शों के अकॉर्डिंग लेगा। 1-आधा% तो गलती किसी भी स्टेज पे होती है ना, लेकिन 99 उसमें क्या है, श्योरिटी क्या है कि आपके वैल्यूज होंगे। जो अहम की स्टेज होती है, सेकंड नंबर, अहम में क्या है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अभी इदम नहीं है, इदम है, नाम मात्र भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो आपके अंदर जो गुण है वो कौन सा है, वो आपके अंदर सूझबूझ का है कि आप जो भी काम करेंगे अकल से करेंगे। अब छोटे बच्चे को, बूढ़े को और आपको तीनों को मैं छत पे छोड़ दूं तो छोटा बच्चा रेलिंग की तरफ तुरंत भागेगा, आप तो नहीं भागोगे ना, आपको तो पता है कि नीचे गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। और बूढ़ा तो पहले सोच के ही जाएगा कि जाऊं, ना संभल पाया, गिर गया तो कौन पकड़ेगा, हाथ पैर टूट गए तो नहीं जुड़ेंगे, वो इतना सोच के उठता ही नहीं है अपने कुर्सी से। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि मन तीनों चीजें उसके अंदर है, लेकिन डेवलप कैसे होती है कि शिशु काल में आप उस स्टेज में होते हैं आईडी की, थोड़े बड़े होते हैं जो आपके अब स्टेज है तो वो ईगो की स्टेज आ गई, तब और बड़े हो जाओ सुपर ईगो की स्टेज है। ओके, पर थैंक यू नीतू में कितनी सुपर ईगो है, विद्या जी में कितनी ईगो है, या फिर सोनाली में आईडी है या नहीं, वो मैं प्योर एकदम श्योरली नहीं बता सकती, वो तो मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है मैम, तो फिर दिल तो बच्चा है, दिल तो बच्चा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इदम को हम फिर भी ठीक है, वो बच्चों मतलब बच्चों को हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन जो परम और सॉरी अहम और परम अहम है
उसमें हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि कितने तो हमने एजिड लोग भी देखे हैं जो इतने मतलब गलत चीजों के लिए इतने रिजिड होते हैं कि वो व्यवहार है जो जिसके लिए साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि जो आईडी है वो जन्मजात है, इदम आपके अंदर जन्मजात होता है, आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही आप पैदा होते हैं आपके अंदर वो प्रतिक्रियाएं बहती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े होते हो, अहम की स्टेज में आते हो, तो आपको समझ आ जाती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब वो तो हमारे ऊपर है ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं, वो तो एक हमारी नेचर होगी, पर मन की जो विकास जैसे हो रहा है वो इसी तरह से होगा। अब इस चीज को मैं कितनी बार समझाऊं आपको, क्योंकि हर बार यही कंक्लूजन निकल के आता है, एक यही लाइन निकल के आती है कि ये मन के विकास के चरण है, ऐसे ही आपका विकास हो रहा है, इसके लिए श्योरिटी नहीं दे रही हूं मैं, बट फ्राइड ने विकास के चरण बताए हैं कि मन ऐसे विकसित होता है। ठीक है, और कुछ? कपिल जी एक आप भी पूछ लीजिए, फिर मैं एक बार दोहरा दूंगी कि ईगो, आईडी और सुपर ईगो क्या है। मैम लास्ट में टॉपिक का नाम बता दीजिए प्लीज। टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन साइकी। ठीक है, मानव मानस विकास की अवधारणा। मानस विकास में आप मन के विकास को पढ़ेंगे। ये देखो सारी रामायण खत्म हो गई, और सीता जी कौन थी? लक्ष्मी विद्या जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी भी किसी को डाउट है कि कौन सा टॉपिक है, क्या पढ़ा, कौन में कितना आईडी है, किसमें कितना इदम है, किसमें कितना सुपर ईगो है? अभी कुछ है डाउट तो पूछ लीजिए। दीपाली फिर से तो तुम लोग माइक ऑन कर रहे हो, इसका मतलब कुछ डाउट है अभी, पर मैं भी बैठी हूँ 6 बजे तक आंसर देने के लिए। पूछिए। मैम क्वेश्चन तो नहीं है, जैसे हम परम अहम जो है इसको हम सेल्फ रियलाइजेशन भी कह सकते हैं, जैसे खुद को हम चीज हो गई जी। तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? जिसमें हम अंतर्मुखी हो जाता है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन की हमें जरूरत कब पड़ती है? कि जब हम सांसारिक विषयों से हट जाते हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या कह रहा है, यहाँ आपको संसार में ही हो, अभी आप संसार में ही रहना है। तो उस समय मन की कौन सी स्टेज है? जब आपके अंदर आपका अनुभव आ जाता है। ठीक है, आपके अनुभव, आपकी नैतिकता, आपके आदर्श जब पूरी तरह से आपके अंदर आ जाते हैं। अब मुझे कोई कहे कि मुझे सामने वाले ने कुछ गलत बोला और मुझे उससे लड़ना है, तो मेरे को ये लगेगा छोड़ो यार, नहीं लड़ना मुझे, क्या हम लड़ते ही रहेंगे, यही उम्र रहेगी लड़ने की, छोड़ो, जिसने जो कह दिया कहने दो। एक ये बात होती है। लेकिन अगर दीपाली ही एज है और दीपाली में कोई उसको आकर ये बोले कि तुम कोई लड़ाई करे, तो दीपाली भी उस पर पूरा चढ़ जाएगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे ऐसा बोलने की, या तुमने मुझे ऐसा समझा कैसे। चाहे दीपाली की नेचर ये नहीं हो, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, क्योंकि उस एज में इतना नहीं सोचते, और छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं है, वो आपको मारेगा भी, पीटेगा भी, वो कहीं भी कुछ कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी वैल्यूज डेवलप हो जाती है पूरी तरह से। ठीक है, कपिल जी बहुत गहरा सोच रहे हो, कौन सा क्वेश्चन उठ रहा है मन में? नहीं मैम, क्वेश्चन कुछ नहीं उठ रहा, मैं सिंपल बस एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि जिसको हम ये अहम इदम और ये सुपर अहम बोल रहे हैं, बेसिकली ये समझदारी है। अगर इसको बात करें सिंपल लैंग्वेज में, कौन कितना ज्यादा समझदार है, सिंपल सी बात है। वो समझदारी एक छोटे बच्चे के अंदर भी हो सकती है, हो सकता है वो छोटा बच्चा जो 12 साल का 15 साल का, वो सुपर अहम की स्थिति में पहुंच गया है, ये पॉसिबल है। और एक जो 60 साल की एज का बंदा है, हो सकता है उसमें अभी तक इदम ही स्टेज में है वो बेसिकली। हाँ। तो मैं तो इसी चीज से समझा रही थी, मैं दीपाली को वही कह रही थी कि किसके अंदर कौन सा गुण है वो नहीं हम बता रहे, हम ये पढ़ रहे हैं कि मानस विकास की जो अवधारणा है वो इन स्टेजेस से होके जाती है। अब ऐसे तो तुम ये देख लो, हमारे साथ तो बहुत से जैसे परम अहम की स्टेज वाले लोग हैं जो बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, है ना?
कहीं ना कहीं सबके अंदर कुछ ना कुछ इदम है, लेकिन यहाँ पर विकास को पढ़ रहे हैं हम। तो जब समझदारी पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, वो सुपर ईगो है। ठीक है, और कुछ? मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, इसमें बड़ा स्टूपिड सा है, पर अभी जैसे वो नीतू जी ने पूछा क्वेश्चन की सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है आपको जब आप सुपर ईगो के अंदर आ जाते हैं। तो जब आपने बोला था आईडी वाला बोला था, आपने बोला था आंतरिक, एक आपने फर्स्ट पॉइंट लिखाया था आंतरिक जगत का प्रतिनिधित्व करता है। तो दैट इज वो सिर्फ आप जब अंदर की ही जगत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो भी तो एक तरह से सेल्फ रियलाइज ही हो रहा है। आंतरिक क्रिया और बाह्य जगत की जो क्रिया है, दोनों का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, देखिए सेल्फ रियलाइजेशन की कोई एज नहीं होती, वो छोटे बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, वो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, जिसमें हम अपने आप को जानते हैं और डीप जाते हैं और अपने आप को बाह्य विषयों से हटा देते हैं। हमें योग में नहीं आना है वापस लौट के, हम योग के अंदर नहीं आ रहे हैं, हम योग के अंदर मन का विकास पढ़ रहे हैं। अब मन को कितना विकसित करना है, वो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। कैसे विकसित करना है, कैसे अध्ययन करना है, किस तरफ मोड़ना है, अंत्यक्रिया की तरफ लेके जाना है, ये प्रतिनिधित्व करता है सिर्फ। ये आपको सिर्फ उसी के अंदर नहीं, डीप नहीं लेके जाता, ये आपको सिर्फ बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, यथार्थ मतलब सत्य और असत्य, इसको क्या बोल सकते हैं कि विद्या और अविद्या, इन दोनों के बीच का अंतर बताता है। जो आईडी है वो अविद्या है एक तरह से, उसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा। और जैसे आप सुपर ईगो में इसमें अहम में आते हो, तो वो विद्या है कि उसमें आपको थोड़ी नॉलेज आनी शुरू हो गई। और जो परम अहम है वो विवेक की अवस्था है, जिसमें आपका विवेक जागृत हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हमें इसे बहुत डीप या बहुत डिटेल नहीं ले जाना। हाँ नहीं, मैं समझ गई, वो कपिल जी ने बोल दिया ना, कौन कितना समझदार है, हम समझदार हैं। हाँ, उन्होंने अपनी भाषा में उसको बहुत अच्छे से बता दिया। ठीक है, और कुछ? कितने बच्चे और? कोई और भी पूछिए बेटा। गए सब लोग शायद, उनको लगा कि मैम तो क्लास नहीं ऑफ करने वाली आज। कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बताइए। नीतू कुछ और समझ आया, कुछ और जागा अंदर? ठीक है, काफी है, बहुत है। इससे आगे जाओगे तो बहुत डीप डिस्कशन है, चलता ही रहेगा वो नहीं, इसका कोई एंड नहीं है। हम नहीं समझ सकते मन को, ना मन के विकास को समझ सकते हम, कुछ नहीं। ये तो एक क्या कहते हैं ना, एक भंवर है, जितना अंदर जाओगे उतना ही गहरा डूबते चले जाओगे। मैम वो बताया था ना, वो जो आइसबर्ग है, जो 90% है वो हमारा अंदर का मन है, जो दिखाई नहीं देता, और 10% है जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है बस। हाँ, वो हमारा मन है जी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बहुत डीप जाओगे तो क्वेश्चंस उभरते रहेंगे। लेकिन फ्राइड ने मानस विकास में से 3 चीजें बताई हैं, बस आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उसी के अंदर रहना है। क्लियर? क्लास ऑफ करें? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।